हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली एपिसोड में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की है। इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के हायर कॉन्सेप्ट्स की तलाश में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि कोई लेवल्स टूटेगा या नहीं, और यह भी चर्चा करेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उपयोग करके ट्रेडिंग कैसे करें, यानी अगर हमें ब्रेकआउट्स का ट्रेड करना चाहिए या हमें रिवर्सल्स का ट्रेड करना चाहिए। और अंत में हम उन ट्रेड्स को खोजना सीखेंगे जिन्हें अन्य ट्रेडर्स नोटिस करने में विफल रहते हैं। आइए तुरंत शुरू करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कैसे पहचानें कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल कब टूटेगा। जब आप रेजिस्टेंस लेवल में हायर लोज की एक श्रृंखला देखते हैं तो आपको रेजिस्टेंस पर बेचने से बचना चाहिए। इसका कारण बहुत ही सरल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपके हाथ में यह हथौड़ा है जो बहुत बड़ा और मजबूत है, और आपके ठीक सामने एक ब्रिक की दीवार है। आप हथौड़ा लेते हैं और आप उसे बार बार दीवार से टकराते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ब्रिक की दीवार के बने रहने की संभावना है या इसके टूटने की संभावना है? कॉमन सेंस आपको बताएगा कि ब्रिक की दीवार टूटने की संभावना अधिक है। और यह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जब एक शॉर्ट पीरियड के भीतर एक रेजिस्टेंस लेवल का कई बार टेस्ट किया जाता है। संभावना है कि रेजिस्टेंस लेवल टूट जाएगा। मुझे 100% यकीन नहीं है कि लेवल टूटने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी 100% निश्चित नहीं हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के टूटने की संभावना अधिक है। और इसी तरह जब आप सपोर्ट लेवल में लोअर हाइज की एक श्रृंखला देखते हैं तो संभावना है कि सपोर्ट लेवल टूटने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कीमतें शॉर्ट पीरियड में कई बार सपोर्ट लेवल को टेस्ट करती हैं। हम इस वीडियो में इस विचार को और आगे बढ़ाएंगे जब हम ब्रेकआउट ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ट्रेडिंग के लिए सर्वोत्तम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को कैसे खोजा जाए। हम इस प्रश्न को दो ट्रेड आइडियाज के साथ देख सकते हैं। एक ब्रेकआउट्स है और दूसरा है रिवर्सल्स। हम समझेंगे कि कब ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए और कब रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए। आइए रिवर्सल ट्रेडिंग के विचार से शुरू करें। इस प्रकार के रिवर्सल ट्रेडिंग से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि आप कैसे जानते हैं कि एक विशेष लेवल बरकरार रहेगा या नहीं। यदि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बना रहता है तो ही आप एक रिवर्सल ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं, वरना आप ट्रेड के गलत पक्ष में रहेंगे और नुकसान में समाप्त होंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर में एक पावर मूव या एक मोमेंटम मूव या एक मजबूत प्राइस मूव देखना होगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरियाज को खींचा है तो आप उस लेवल में एक मजबूत प्राइस मूव को देखना चाहते हैं। मजबूत मूव से मेरा मतलब है लार्ज बॉडीड कैंडलस्टिक्स। इसका मतलब है कि एक रेजिस्टेंस एरिया के लिए हम मजबूत बुलिश कैंडल्स को रेजिस्टेंस में आते हुए देखना चाहते हैं, और एक सपोर्ट एरिया के लिए हम मजबूत बेरिश कैंडल्स को सपोर्ट में आते देखना चाहते हैं। पावर मूव या मोमेंटम मूव से मेरा यही मतलब है। मुझे पता है कि यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि एक मजबूत प्राइस मोमेंटम होने पर किसी को रिवर्सल ट्रेड क्यों करना चाहिए। यानी जब रेजिस्टेंस लेवल में इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है तो आप क्यों बेचना चाहते हैं, और जब सपोर्ट लेवल में इतनी मजबूत बेरिश मोमेंटम है तो आप क्यों खरीदना चाहते हैं। अभी चिंता न करें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूं। ध्यान रखने वाली दूसरी बात यह है कि आपको एक एरिया ऑफ वैल्यू से, यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन देखनी चाहिए। यह प्राइस रिजेक्शन पिन बार के रूप में हो सकती है। पिन बार एक शूटिंग स्टार, हैमर आदि हो सकता है। विचार एक लॉन्ग विक्ड कैंडल को देखने का है जो इंगित करता है कि प्राइस उस एरिया ऑफ वैल्यू से रिजेक्ट हो जाता है जिसे हम देख रहे हैं। आइए इसे रेजिस्टेंस के मामले में समझते हैं। एक बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस लेवल में आती है और वह अचानक रिजेक्ट हो जाती है। प्राइस रिजेक्शन जितनी मजबूत होगी ट्रेड उतना अच्छा होगा। ठीक यही आप देखना चाहते हैं। आइए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इनिशियली मैंने मेंशन किया है कि हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एरियाज में एक मजबूत मोमेंटम मूव या पावर मूव को देखने की जरूरत है। पहले मैं समझाता हूं कि आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स पर लार्ज बॉडीड कैंडलस्टिक्स को क्यों देखना चाहते हैं। मान लीजिए कि जब आप रेजिस्टेंस एरिया को देखते हैं और जब आप उस रेजिस्टेंस लेवल पर एक मजबूत प्राइस मूव देखते हैं, इस पॉइंट पर अपने आप से पूछें कि वास्तव में रेजिस्टेंस लेवल क्या है।
पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि एक रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जो मार्केट प्राइसेस को ऊपर बढ़ने से रोकता है, या बस यह एक ऐसा लेवल है जहां सप्लाई अधिक होती है। और आप यह भी सोचें कि आप वास्तव में अपोजिंग प्रेशर का सामना कहां करेंगे, या बस आपको क्या लगता है कि बायर्स कहां आएंगे ताकि वे अच्छी कीमतों पर खरीद सकें। यदि आप एक अच्छी प्राइस लेवल के बारे में सोचते हैं जिसमें बायर्स आएंगे, और यदि आप चार्ट को देखते हैं तो संभावना है कि बायर्स हमेशा सपोर्ट के एरिया में खरीदना पसंद करेंगे। यह एक ऑब्वियस मार्केट लेवल है जहां बायर्स किसी विशेष सपोर्ट लेवल पर कीमत के दोबारा रीटेस्ट होने या रिवर्सल होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं ताकि वे खरीद सकें या वे लॉन्ग एंट्री ले सकें। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस रिजेक्शन इंगित करती है कि बायर्स हायर प्राइसेस पर खरीदने को तैयार नहीं है, और यह एक शॉर्ट ट्रेड करने का सबसे अच्छा समय है। दूसरा कारण यह है कि एकमात्र एरिया जहां आपको बायर्स के बाजार में वापस आने से डरना पड़ता है वह सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल पर एक शॉर्ट ट्रेड लेने का एडवांटेज यह है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच के अंतर का लाभ उठा सकते हैं ताकि एक उच्च रिवॉर्ड टू रिस्क प्राप्त किया जा सके। हालांकि क्या होगा यदि आपको एक विशेष लेवल पर एक मजबूत प्राइस मूव या प्राइस मोमेंटम नहीं मिली है? इसके बजाय आपको जो मिलता है वो इस तरह के बहुत सारे प्राइस स्विंग्स के साथ एक बहुत ही चॉपी प्राइस मूव है, तो रेजिस्टेंस लेवल से शॉर्ट करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। अब अपने आप से वही सवाल पूछें कि अपोजिंग प्रेशर कहां से आएगा, यानी बायर्स को अच्छी बाय प्राइस कहां से मिलेगी। इस मामले में यह प्राइस संभावित रूप से इन स्विंग प्राइस लेवल्स पर हो सकती है। एक ट्रेडर के लिए इसका क्या अर्थ है जो रेजिस्टेंस से शॉर्ट करने की सोच रहे हो? इसका सीधा सा मतलब है कि जब प्राइस इन स्विंग लेवल्स में नीचे आती है तो आपको अपोजिंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है जो आपके ट्रेड के खिलाफ हो सकता है, और आपको अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क नहीं मिलेगा। यही कारण है कि जब इस प्रकार की स्टेयर स्टेपिंग प्राइस एक्शन या लेवल्स में स्विंग टाइप की प्राइस एक्शन होती है तो आपको एक शॉर्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि ये सभी माइनस स्विंग लो लेवल्स अपोजिंग प्रेशर के रूप में कार्य करते हैं जहां बायर्स एंट्री ले सकते हैं और आपके ट्रेड के खिलाफ कीमत बढ़ा सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर लेवल पर लार्ज बॉडीड कैंडल्स या लार्ज मोमेंटम कैंडलस्टिक्स को क्यों देखना चाहते हैं? इसका कारण एक बहुत ही सिंपल आइडिया है। अक्सर जब एक मजबूत प्राइस मूव होती है, उदाहरण के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल में एक मजबूत बुलिश प्राइस मूव होती है, तो अधिकांश ट्रेडर्स केवल ब्रेकआउट्स पर बाइंग करना चाहेंगे। मुझे यकीन है कि आपने शायद इसे स्वयं किया होगा। जब एक मजबूत मोमेंटम मूव होती है तो आप सोच रहे होंगे, चलो ब्रेकआउट पर खरीदते हैं, बाजार में मोमेंटम आ रही है और यह रैली करना जारी रखेगा। तो उस पॉइंट पर सरल निर्णय इसे खरीदना है। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। आप अपना स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? चूंकि आप एक ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप इसे रेजिस्टेंस के तहत रखेंगे, शायद रेंज के बीच में या रेंज में कहीं नीचे या सपोर्ट लेवल से भी नीचे। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका मतलब यह है कि यदि ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो यह स्टॉप लॉस ऑर्डर के इन सभी क्लस्टर्स को हिट करने जा रहा है जिन्हें रेजिस्टेंस लेवल्स के तहत रखा गया है। और अगर ध्यान दें तो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के ये क्लस्टर्स क्या हैं जो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे वेट कर रहे हैं? वे केवल मार्केट से बाहर निकलने या उन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के ऑर्डर्स हैं जो उन ब्रेकआउट ट्रेडर्स द्वारा रखे गए थे जिन्होंने स्टॉक पर लॉन्ग ट्रेड्स लिए गया था। इसका मतलब है कि ये वास्तव में सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं जो बाजार में और सेलिंग प्रेशर को प्रेरित करेगा। मार्केट स्ट्रक्चर में बुलिश मूव जितनी मजबूत होगी उतने ही अधिक ब्रेकआउट ट्रेडर्स नए ट्रेडों में प्रवेश करेंगे और अधिक बाइंग होगी। बदले में अधिक बायर्स का अर्थ है रेजिस्टेंस लेवल के नीचे अधिक सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होगा। और यदि कोई प्राइस रिवर्सल होता है या यदि प्राइसेस वापस नीचे की ओर उलट जाती है तो यह इन ब्रेकआउट ट्रेडर्स के सभी सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को हिट करेगा। याद रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमत किसी पर्टिकुलर लेवल से जितनी देर दूर रहती है, ट्रेड उतना ही बेहतर होता है। और ऐसा क्यों है? बात यह है कि जितनी देर तक प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से दूर रहती है, उतना ही यह हायर टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर्स का ध्यान आकर्षित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि प्राइस ने पिछले 3 महीने या 6 महीने या 1 वर्ष के लिए डेली टाइम फ्रेम पर 150 रुपये के प्राइस लेवल का टेस्ट नहीं किया है, तब आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह पर्टिकुलर लेवल वीकली पीरियड या मंथली टाइम पीरियड पर भी देखा जा सकता है। और इस कारण से हायर टाइम फ्रेम से अधिक ट्रेडर्स इन प्राइस लेवल्स पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देंगे। और इसीलिए आप एक मजबूत प्राइस रिजेक्शन या उस लेवल पर एक रिवर्सल प्राप्त कर सकते हैं जिसका हायर पीरियड में टेस्ट नहीं किया गया है।
ठीक है, अब आइए ब्रेकआउट ट्रेड्स की पहचान करना सीखें। अधिकांश नौसिखिया ट्रेडर्स रिवर्सल्स की तुलना में अधिक ब्रेकआउट्स का ट्रेडिंग करते हैं। जब वे एक मजबूत प्राइस मूव देखते हैं तो वे सोचते हैं कि कीमतें चांद पर जाएंगी और वे ब्रेकआउट खरीदने में कूद जाएंगे। अगले ही पल प्राइसेस रिवर्स हो जाती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मजबूत रिवर्सल होता है। ये सभी ट्रेडर्स ट्रेड के गलत पक्ष में फंस जाएंगे और इसके परिणामस्वरूप उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, जिससे कीमत और भी डिक्लाइन हो जाएगी। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट्स का ट्रेड कब करना चाहिए? यह कॉन्सेप्ट वास्तव में रिवर्सल्स के मामले में आपके द्वारा पहले सीखी गई बातों से काफी विपरीत है। तो आप जानते हैं कि कीमत सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर रिवर्स होने की संभावना है जब आपके पास एक पावर मूव या मोमेंटम मूव होता है जो एक प्राइस रिजेक्शन के साथ एक मार्केट स्ट्रक्चर में चलती है। जब आप इसे एक ब्रेकआउट दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो आप मार्केट स्ट्रक्चर में एक मजबूत मोमेंटम मूव नहीं देखना चाहते हैं। इस मामले में आप जो देखना चाहते हैं वह एक प्राइस एक्शन है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही चर्चा की है। हमें हाई लोज को रेजिस्टेंस में देखना होगा, कुछ हद तक एक असेंडिंग ट्रायंगल की तरह दिखना चाहिए, या हमें लोअर हाइज को सपोर्ट में देखना चाहिए जो कुछ हद तक एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा दिखता है, या यहां तक कि एक तीसरा प्रकार जहां एक प्राइस बिल्डअप होता है जो मूविंग एवरेजेस द्वारा सपोर्टेड होता है। मैं सब समझा दूंगा। रेजिस्टेंस लेवल में हाई लोज कुछ इस तरह दिखेगा। आप देख सकते हैं कि कीमत कुछ हद तक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की तरह दिखती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुझे बता रहा है कि बायर्स हायर प्राइसेस पर खरीदने के इच्छुक हैं और सेलर्स बेचने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या वे कमजोर हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मुझे बताता है कि सेलर्स अपनी ताकत के मामले में कमजोर हो रहे हैं। बात यह है कि पहली बार सेलर्स अच्छे मार्जिन से कीमत को नीचे धकेलने में कामयाब रहे और लगातार बार धक्का और कमजोर होता गया। यह बुलिश स्ट्रेंथ का संकेत है, जिसका मतलब है कि बाजार संभवतः ब्रेकआउट हो सकता है। इस उदाहरण में आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि नंबर 1 आपके पास रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर में मोमेंटम मूव नहीं है, और नंबर 2 यदि आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो बायर्स संभावित रूप से इन इंटरमीडिएट स्विंग लेवल्स से आ सकते हैं जो कि फॉर्म किए गए हैं, और इसका परिणाम यह है कि आप अपने स्टॉप लॉस को हिट करेंगे। इसी तरह आइए लोअर हाइज को सपोर्ट लेवल में देखें जो लगभग एक समान कॉन्सेप्ट है। यह मुझे बताता है कि सेलर्स नियंत्रण ले रहे हैं और वे और भी लोअर प्राइसेस पर बेचने को तैयार हैं। यदि हम इसे प्राइस एक्शन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह आपको बता रहा है कि बायर्स भी कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जहां खरीदार मुश्किल से कीमत को ऊपर की ओर धकेलते हैं और अगले स्विंग्स के दौरान प्राइसेस पिछले स्विंग हाइस के संबंध में लोअर क्लोज हो जाती हैं क्योंकि बायर्स इसे और अधिक धक्का देने में सक्षम नहीं थे। पिछले मामले की तरह आपको इस स्थिति में लॉन्ग ट्रेड्स नहीं करना चाहिए क्योंकि सेलर्स डोमिनेंट हैं और इस बात की अधिक संभावना है कि बाजार नीचे गिरेगा। और यदि आप लॉन्ग पोजीशन लेके चलते हैं तो असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्मेशन के दौरान स्विंग लेवल्स बनते हैं जहां सेलर्स संभावित रूप से आ सकते हैं, और इसका परिणाम यह होगा कि आप अपने स्टॉप लॉस को हिट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन वास्तव में काफी दिलचस्प है, जहां एक पक्ष मजबूत होता जा रहा है जबकि दूसरा पक्ष कमजोर होता जा रहा है। अब आइए तीसरे टाइप की चर्चा करें जहां एक बिल्डअप को मूविंग एवरेजेस द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इस मामले में प्राइस एक प्रमुख रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर आ सकती है और कीमत वहां कंसोलिडेट होती है। यदि आप 20 पीरियड या 50 पीरियड की मूविंग एवरेजेस चार्ट में लाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस प्राइस का सपोर्ट कर सकती है और रेजिस्टेंस के रूप में भी कार्य कर सकती है। ऐसा लगता है कि बाजार वास्तव में मूविंग एवरेजेस का रिस्पेक्ट कर रहा है और यह ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए यदि आप बिल्डअप या माइनर कंसोलिडेशन पाते हैं जब कीमत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स तक पहुंच जाती है, तो यह हमेशा एक संकेत होता है कि कीमत ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाली है। आइए अब अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज कैसे प्राप्त करें जिन पर अधिकांश ट्रेडर्स का ध्यान नहीं जाता है। यह बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। यदि आप एक ट्रेडर हैं जिसकी ट्रेड एंट्री डेली टाइम फ्रेम पर है तो आपको वीकली टाइम फ्रेम की तरह एक हायर टाइम फ्रेम तक जाना होगा और एक बिल्डअप या टाइट कंसोलिडेशन की तलाश करनी होगी, क्योंकि जब हायर टाइम फ्रेम एक टाइट कंसोलिडेशन बना रही है तो संभावना है कि आप डेली टाइम फ्रेम की तरह लोअर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के अवसर पा सकेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि आपकी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 1 घंटे की टाइम पीरियड है
तो आपको डेली टाइम फ्रेम जैसे हायर टाइम फ्रेम पर बिल्डअप की तलाश करनी चाहिए। और यदि आप डेली टाइम फ्रेम पर एक टाइट कंसोलिडेशन का स्पॉट करते हैं, तो 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के अवसर खोजने में सक्षम होना चाहिए। यह एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसका उपयोग आप बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के अवसरों को खोजने के लिए कर सकते हैं। आप 15 मिनट या 5 मिनट की टाइम फ्रेम्स जैसे लोअर टाइम फ्रेम्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली एकमात्र बात यह है कि उचित रूप से एक हायर टाइम फ्रेम का चयन करें और एक हायर टाइम फ्रेम पर एक टाइट कंसोलिडेशन खोजें, ताकि आप लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के अवसर पा सकें। अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी क्लैरिटी है और अब आप इन 2 वीडियोस से सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ट्रेडिंग के बारे में भी जान